हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलबर्ग थ्योरी के बारे में। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग की थ्योरी भी एक डेवलपमेंट थ्योरी है और इन्होंने बेसिकली व्यक्ति की मोरालिटी को फोकस किया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति का जो विकास है वो उसकी नैतिकता से प्रभावित होता है। और ये नैतिकता अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होती है। अलग अलग उम्र में व्यक्ति अलग अलग नैतिक रूप से जो उसके रीज़न होते हैं किसी भी घटना को लेके, वो अलग अलग होते हैं, उसके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसी सब चीज़ों को लेकर कोलबर्ग की थ्योरी हमें मिलती है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो बेसिकली कोलबर्ग ने इस थ्योरी के लिए 10 से 16 साल तक के बच्चों के साथ एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की। बहुत एक लंबी स्टडी थी ये। और इन्होंने किस तरह से स्टडी की, इन्होंने अलग अलग कहानियाँ बनाई और उन कहानियों को फिर उन बच्चों को सुनाया और फिर उनसे पूछते थे कि आप उन्हें एक द्वंद की स्थिति में डाल देते थे कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। और बच्चों को चुनना होता था, वो दो विपरीत स्थितियां देते थे। कहानी सुनाने के बाद उस कहानी में से ही एक प्रश्न देते थे और दो विपरीत स्थितियों में बच्चे को डाल देते थे और फिर वो देखते थे कि बच्चा क्या चुन रहा है। तो उन्होंने ये पाया कि अलग अलग स्टेज पे या अलग अलग उम्र में बच्चे अलग अलग तरह के रीजन दे रहे हैं और अलग अलग ऑप्शन चुन रहे हैं। उनके जवाब सेम नहीं थे क्योंकि उनकी रीजनिंग अलग थी। उन अलग अलग उम्र में उनकी रीजनिंग अलग थी। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनाई और उन्होंने बेसिकली 3 लेवल बताए कि हर जो व्यक्ति है उनका विकास इन 3 लेवल से होके गुजरता है। लेवल 1 को उन्होंने प्री कन्वेंशनल लेवल कहा। लेवल 2 को उन्होंने नहीं, लेवल ऑफ कन्वेंशन लेवल का, इसमें मिस्टेक है। ये जो मैंने डायग्राम लिया है इंटरनेट से, इसमें मिस्टेक है। लेवल 2 को उन्होंने कन्वेंशनल लेवल कहा, प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 कन्वेंशनल। और लेवल 3 को उन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहा। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और हर लेवल पे दो दो स्टेजेस उन्होंने बताई है। स्टेज 1 में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, स्टेज 2 में इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, स्टेज 3 में गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और स्टेज 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये 6 स्टेज लगभग इनकी हो जाती हैं। तो ये आप देखिए स्टेज थ्योरी है अगेन। और ये ये आप देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि ये उम्र के हिसाब से स्टेजेस आगे बढ़ रही हैं। अब वैसे तो कोलबर्ग ने बहुत सारी कहानियां बनाई थी, लेकिन एक स्टोरी थी हाइंस की स्टोरी, जो बहुत ही फेमस हो गई। और अगर कोलबर्ग की बात हो तो इस कहानी के बिना अधूरी है, क्योंकि आगे जब हम इनकी थ्योरी को समझेंगे तो हम इस कहानी को एक रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो क्विकली मैं आपके लिए कहानी पढ़ देती हूँ। यूरोप में एक महिला मौत के कागार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान ही की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हाइंज उन सबके पास गया जिन्हें वह जानता था। फिर भी उसे केवल कुछ ही पैसे उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा, मैंने ये दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हाइंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। तो ये कहानी थी। उसके बाद बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछे गए बच्चों से कि भाई क्या हाइंस ने सही किया या गलत किया, क्या उसे दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी। तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए और बच्चों के जवाब के आधार पे उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी बनाई। ये देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न थे। क्या हाइंस को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी, क्या चोरी करना सही है या गलत। अब आप सोचोगे कि बच्चे जवाब देंगे कि गलत है चोरी करना, नहीं। यहाँ पे हर स्टेज के अलग अलग बच्चों ने, अलग अलग उम्र के बच्चों ने अलग जवाब दिए। जैसे जब आप थोड़े बड़े हुए तो आप सोचते हो कि नहीं इतना भी गलत नहीं किया क्योंकि उसको वाइफ की जान बचानी थी। छोटे बच्चे शायद सोच सकते हैं कि नहीं नहीं चोरी करना बुरी बात है, लेकिन बड़े बच्चों को लगेगा कि नहीं उसको बीवी की जान भी बचानी चाहिए, है ना। तो दोनों की रीजनिंग आप देख रहे हैं अलग हो गई। तो यही चीज
कोलबर्ग की थ्योरी में इम्पोर्टेंट है। क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? क्यों और क्यों नहीं? तो इस तरह के कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे। अब आते हैं थ्योरी पे। पहली स्टेज प्री कन्वेंशनल लेवल, इसके अंदर दो उन्होंने स्टेज और बताई। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, और इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन यानी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। यानी ये देखना चाहते थे कि बच्चा किस की ओर उन्मुख होकर, उसका ओरिएंटेशन, उसका झुकाव किस तरफ है। वो जब कोई रीजन दे रहा है तो वो किस चीज की ओर ज्यादा फोकस कर रहा है, बेसिकली इस थ्योरी में देखा। जैसे कि पहला जो स्टेज है वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो ये जो है ये बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ने जवाब दिया कि जैसे अगर इस स्टेज के बच्चे जवाब देते इस कहानी के लिए, तो वो कहते कि नहीं, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि सजा मिलेगी। तो इस एज के बच्चे, पहली स्टेज के बच्चे बेसिकली पनिशमेंट ओरिएंटेड होके सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या गलत करने से हमें पनिशमेंट मिलेगी और क्या नहीं करने से नहीं मिलेगी, है ना। तो ये चीज सोच के वो अपनी सारी रीजनिंग करते हैं और उनका विकास इसी दिशा में होता है। द फर्स्ट स्टेज हाईलाइट्स द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर डिसीजन मेकिंग एज दे सीक टू अवॉइड पनिशमेंट एट ऑल कॉस्ट, है ना। इस स्टेज में बच्चे पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं। In relation to our example above, the man should not steal the medicine from the pharmacy as he may go to jail. If he is caught, अगर वो पकड़ा गया तो वो जेल चला जाएगा, इसलिए उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे उनकी जो सारी रीजनिंग है वो पनिशमेंट को लेकर है ना, कि पनिशमेंट मिलेगी इसलिए उसे दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, है ना। और अगर ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की बात करें तो बच्चे जो है या तो पनिशमेंट का डर या फिर मतलब वो बात जो मानते हैं, आज्ञाकारी जो बनते हैं, माँ बाप की बात मानते हैं, कुछ भी बात मानते हैं, तो वो इस डर से मानेंगे क्योंकि उन्हें पनिशमेंट, उनका जो फोकस है वो ये रहेगा कि पनिशमेंट मिले या ना, पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। तो ये आज्ञाकारिता उनमें पनिशमेंट ओरिएंटेशन से आएगी, वो ये इस चीज को सोचेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पहली स्टेज। इसी तरह दूसरी स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन यानी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो नाम से ही दिख रहा है साधनात्मक, इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यहाँ पे बच्चों में जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी कुछ साधन पाने की अपेक्षा होती है या कुछ पुरस्कार पाने की एक प्रेरणा होती है। तो उन्हें लगता है कि कुछ भी हम करेंगे तो हमें कुछ मिले, है ना। तो वो ये सारी चीजें इसी चीज को सोच के करते हैं, उनकी जो सारी रीजनिंग है वो इसी चीज को सोचकर होती है। देखिए, द स्टेज ऑब्जर्व हाउ चिल्ड्रन बिगिन टू अडॉप्ट द व्यूज taught, but also recognize that there is more than one point of view for each matter. Each person is different and will, therefore, have a unique outlook according to their interest. In term of our example above, they may reason that he may think that it is right to take the drug, but the pharmacist would not. अब यहाँ पे बच्चों की रीजनिंग यही सोच के हो रही है कि उनका जो उनको कुछ मिले बदले में, है ना, उनको कुछ ना कुछ एक्सचेंज में कुछ उसके क्या मिल रहा है, ये चीज बच्चे देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ के केस में बात करें तो वो कहते हैं कि ठीक है, चुरा ली, जेल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जब वो आएगा तो उसको पत्नी तो मिलेगी कम से कम, है ना। तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल, मतलब इसका प्राइस क्या मिल सकता है, अगर वो दवाई चुराएगा तो क्या मिल सकता है, उसकी पत्नी उसे जिंदा मिलेगी। तो इस तरह से सोचेगा, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट है तो वो कहेगा कि अगर वो चुराएगा और फिर जेल चला जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हो सकता है उसकी पत्नी फिर भी मर जाए, तो दवाई चुराने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से बच्चे इस एज में रीजनिंग करेंगे कि बदले में क्या मिल रहा है, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज कन्वेंशन लेवल। कन्वेंशन लेवल पे अगेन दो स्टेजेस फिर हम पाते हैं, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब आप धीरे धीरे नाम से भी समझते चले जाओ क्या है। गुड बॉय नाइस गर्ल यानी कि अब आपका ओरिएंटेशन, आपकी सारी इच्छा ये है
कि आप एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना चाहते हैं, आप अपनी इमेज अच्छी रखना चाहते हैं, तो आप कोई भी काम करेंगे तो आप अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए, तो यूजुअली जो अडोलेसेंट एज होती है आप देखेंगे वो ये स्टेज होती है जहाँ पे बच्चे जो है वो अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं दूसरों की नज़रों में, है ना। मैंने आपको एरिक्सन की थ्योरी में भी बताया था कि बच्चे मतलब वो सेल्फ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, वो सेल्फ ओरिएंटेड, और वो ये सोचते हैं कि हम अपने आप को कैसे अच्छा बना के रखें, या दूसरे जो कहें उससे वो बड़े बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात है। This stage recognize the desire to be accepted into societal groups as well as how each person is affected by the outcome. In terms of our example above, the man should take the medicine from pharmacy in order to be good partner to his wife. अब यहाँ पे ये अगर उसे अच्छा पति बनना है तो उसको दवाई चुरा लेनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे अब देखो किस तरह से जस्टिफाई करें कि उसको एक गुड हस्बैंड होना चाहिए इसलिए दवाई चुरा ले, तो ये है इस तरह की ये जो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है इसमें बेसिकली आप अच्छा बने रहना चाहते हैं। द चाइल्ड इंडिविजुअल इज गुड इन ऑर्डर टू बी सीन एज बीइंग ए गुड पर्सन बाय अदर, देयरफॉर आंसर रिलेट टू द अप्रूवल ऑफ अदर। सीधी सी बात है, दूसरे का अप्रूवल चाहिए आपको, तो आप कोई भी जब डिसीजन लोगे तो आप उसी तरीके से सोचोगे कि मैं ये कपड़े पहनूंगा उसको अच्छा लगेगा, मैं ये वाले हेयर स्टाइल रखती हूँ तो उसको अच्छा लगेगा, या स्कूल में तो ये सारी चीजें हम सोचते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम बेसिकली गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हैं सब लोग इस। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून और व्यवस्था। अब यहाँ पे आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि कोई भी जो आप डिसीजन लेते हैं वो आप कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखकर करते हैं, ठीक है। द चाइल्ड इंडिविजुअल बिकम अवेयर ऑफ वाइडर रूल्स ऑफ सोसाइटी, बच्चे को पता है कि सोसाइटी के रूल क्या है, सो जजमेंट कंसर्न ओबेइंग द रूल्स इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द लॉ एंड अवॉइड गिल्ट। तो यहाँ पे जो जजमेंट लिया जाएगा बच्चे के द्वारा वो हर चीज ये सोच के करेगा कि कहीं वो हमारे समाज की कानून व्यवस्था को तो नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। तो हाइंस वाले केस में वो कहेगा कि नहीं, कानून व्यवस्था तोड़ना गलत है, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कानून ये हमें इसकी इजाजत नहीं देता किसी भी समाज में कि चोरी की जाए। तो इसके हिसाब से इस स्टेज में आगे, क्योंकि ये अब एडोलेसेंट से एडल्टहुड में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर का खास ध्यान रखेंगे और आप हर जो भी डिसीजन लेंगे वो कानून के दायरे में रहकर ही डिसीजन लेंगे। उसके बाद अगली जो तीसरी स्टेज आती है वो आती है पोस्ट कन्वेंशन लेवल। इसके अंदर अगेन दो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और सेकंड है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। अब यहाँ पे क्योंकि आपको नाम से ही लग रहा होगा सोशल, अब यहाँ पे आप समाज को ध्यान में रख रहे हो, ठीक है, कि समाज में क्या चीजें हैं, समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, समाज में किस तरह से करना चाहिए, कैसे समाज के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हैं यहाँ पे आप उसी तरीके से डिसीजन लेते हैं। ये एडल्टहुड से थोड़ा आगे की स्टेज, लेट एडल्टहुड आप इस एज को बोल सकते हैं। The child individual becomes aware that while rules, laws might exist for the good of the greatest number, there are times when they will work against the interest of particular individual. The issue are not always clear cut. For example, in Heinz dilemma, the protection of life is more important than breaking the law अगेंस्ट स्टीलिंग। अब यहाँ पे आप थोड़े से मेच्योर भी हो गए हैं, है ना, क्योंकि लेट एडल्टहुड में आ गए हैं, तो यहाँ पे आप ये भी सोच पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि क्लियर कट आप मना कर दे कि नहीं नहीं गलत ही किया। आप थोड़ा सा सोचेंगे, आप कहेंगे कि नहीं, कानून पकड़ा, कानून के आप पंजे में आ जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन आप सोचेंगे एक बार को कि नहीं, वाइफ की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए चोरी करना एक तरह से ठीक भी है ना। तो इस तरह से मतलब आप समाज की बातों को भी सोचोगे, फिर आपके मन में जो चल रहा है वो भी सोचोगे, आप अपने अंदर की जो कंसाइन है उसको भी सोचोगे, उसको भी बार बार देखोगे कि क्या करना चाहिए, हमारे एथिक्स क्या कहते हैं। हर व्यक्ति के जो एथिक्स हैं वो अलग अलग होते हैं अपने लिए भी, तो वो उन सबको ध्यान में रखकर इस स्टेज में डिसीजन लेते हैं।
उसके बाद अंतिम है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत। अब नाम से ही पता लग रहा है कि कोई ऐसा सिद्धांत जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, जो सब जगह सेम है ना। अब सब जगह सेम है तो इसका मतलब आपकी एक कॉमन चीजें हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत है जो हर जगह सेम है, जैसे ह्यूमन राइट्स है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, ये हर जगह सेम मिलेगा। तो आपका जो डिसीजन होगा वो इन चीजों को लेकर होगा। ठीक है, अगर आप कोई गलत डिसीजन ले भी लेते हैं तो आप इन नियमों को ताक पे नहीं रखना चाहेंगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो मानवाधिकार है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो बहुत सारे लोग उनके लिए भी लड़ने आ जाते हैं जो क्रिमिनल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नहीं, इनका भी कुछ मानव अधिकार बनता है, या इनको भी सफाई देने का अधिकार है ना। तो वो लोग जजमेंटल नहीं होते, वो लोग दूसरे व्यक्ति को भी पूरा अधिकार देते हैं। तो उनकी जो थॉट है, उनका जो रीजनिंग है, वो इस स्टेज के हिसाब से चलती है। हालांकि कोलबा कहते हैं स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से ही चीजें करता है। People at this stage have developed their own set of moral guidelines, which may or may not be fit the law. The principle apply to everyone. अब यहाँ पे क्या है, व्यक्ति अपने लिए खुद के लिए कोई लॉ सेट कर लेते हैं ना। हमारी लाइफ में एंड तक आते आते ये लगभग लगभग बुजुर्ग वाली उम्र है, तो यहाँ पे आते आते व्यक्ति आप देखेंगे कि उनके खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और वो बदल नहीं सकते। आप कभी किसी बुजुर्ग को देखना, आप उसे कितना भी समझाते रहो, कहते रहो, लेकिन उन्हें जो करना है वो वही करेंगे। उनकी लाइफ के अपने रूल्स होते हैं, अपने मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो हर वो सब जगह अप्लाई करते हैं। ठीक है। और human rights, justice, equality, the person will be prepared to act to defend these principles, even if it means going against the rest of the society. और ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनके खिलाफ व्यक्ति पूरे समाज से लड़ जाता है। ठीक है। एंड हैविंग टू पे द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अप्रूवल और इम्प्रेजमेंट, और चाहे उसको जेल हो जाए, चाहे उसको पूरे दुनिया नकार दे, लेकिन फिर भी वो अपने उन उसूलों पे अड़ा रहता है। आपने देखा होगा ना, कई लोग अपने उसूलों के पक्के होते हैं, तो वो इस कैटेगरी के लोग होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने हिसाब से, मैंने आपको बताया, अपने हिसाब से रीजनिंग अलग तरीके से करते हैं। कोलबर्ग डाउटेड फ्यू पीपल रीच दिस स्टेज। कोलबर्ग डाउट करते हैं कि इस स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि वो जैसे इक्वेलिटी है तो वो उसको कायम रख पाए कि नहीं, सबके लिए एक जैसा रूल हो, है ना। कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर ही देते हैं, है ना। कुछ कुछ चीजें हम अपने सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं, तो ये फर्क है। तो ये है कोलबर्ग की कुल मिला के 6 स्टेजेस। बहुत इजी हैं, आप इनके नाम याद कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा इनको समझ लीजिए इनमें क्या क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है आपको पता होना चाहिए। आप हाइंस की स्टोरी लिखाइए उसमें, और किस तरीके से फिर कोई ना कोई उदाहरण देते हुए इनको आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।